वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशंस भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन का प्रैक्टिस सीरीज। ये थर्ड है। इससे पहले दो वीडियोस आपको दे चुका हूँ, जिसमें एक में रीजनिंग का पोर्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था, दूसरे में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। आज जो बेसिकली हमारा ये वीडियो होगा, इसमें हम इम्पॉर्टेंट जो आपके बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि बायोलॉजी में किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं और एग्जाम्स में आ रहे हैं, और आपको किन किन टॉपिक को बायोलॉजी अगर आपने पढ़ी है तो उसको रिवीजन आपको करके जाना है। इससे पहले आपको बायोलॉजी का पूरा लेक्चर दे चुका हूँ, और उस लेक्चर में आपको ये भी वन लाइनर का जो आंसर की था वो भी आपको दे चुका हूँ। तो ये सारे कंटेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको उनको रिवीजन करने के लिए रिवीजन के टाइम पे उनको अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना चाहिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। सो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। पूछ रहा है कि आपकी बॉडी में सबसे जो लार्ज ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स बेसिकली क्या क्या हैं? आर्टरीज हैं, और कैपिलरीज हैं, और वेन्स हैं। ये तीन आपके क्या हैं? ब्लड वेसल्स हैं। तो आपने अगर पढ़ा है अच्छे तरीके से तो आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि ब्लड वेसल्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। आपका नंबर पहला दैट इज आर्टरीज होते हैं, दूसरा आपका वेन्स होता है, और तीसरा आपकी क्या होती हैं? कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज इन्हीं का फाइन पार्ट होता है। आर्टरीज जो होती हैं वो प्योर ब्लड को क्या करती हैं? कैरी करती हैं। और वेन्स जो होती हैं वो इम्प्योर ब्लड को क्या करती हैं? कैरी करती हैं। अब प्योर का मतलब क्या हो गया और इम्प्योर का मतलब क्या हो गया? इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड। प्योर ब्लड का मतलब होता है जो ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, और इम्प्योर का मतलब होता है जो CO2 मीन्स CO2 कंटेन करने वाला जो ब्लड होगा उसको आप इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। तो आर्टरीज जो होती हैं वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और फाइन पार्ट होता है। सपोज अगर आपका ये पूरा आर्टरीज है और इन आर्टरीज का और जो फाइन पार्ट होगा उसे क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। तो पूछ रहा है लार्ज। सो यहाँ पे बेसिकली जो आर्टरीज होती हैं वो उनका काम होता है प्योर ब्लड को हार्ट के पार्ट से लेकर के बॉडी में पूरा क्या करना? सप्लाई करना। तो लार्ज ब्लड वेसल्स जो होगा वो बेसिकली क्या है? दैट इज द आर्टरीज है, राइट। वेन्स भी लार्ज में ही आती हैं, लेकिन वेन्स का काम होता है पूरी बॉडी से ब्लड को कहाँ पे ले जाना? हार्ट में ले जाना। तो यहाँ पे पूछ रखा है अवे फ्रॉम द हार्ट, राइट। तो हार्ट से बाहर कौन लेके जाएगा? दैट इज द आर्टरीज होंगी, जो कि बॉडी के बाकी पार्ट्स में क्या करते हैं? सप्लाई करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी आपका एक कॉम्प्लेक्स है, इसके कई सारे पार्ट पाए जाते हैं, और इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेंबर है थाइमिन का, राइबोफ्लाविन का, फॉलिक एसिड का, स्कॉर्बिक एसिड का, जो कि विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं स्कॉर्बिक एसिड को, जिसको कि हम विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं। तो ये विटामिन सी है। बाकी ये सब के सब आपके क्या हैं? आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल्स हैं। सो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे एडिशनल है, इसको देख लीजिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 8 vitamins, namely B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, and B12. Right? Vitamin B1 is the thiamine. Vitamin B2 is the riboflavin. Vitamin B3 is the niacin. Vitamin B5 is the pantothenic acid, and vitamin B6 is the pyridoxines, biotin, folic acid, and विटामिन 12 इज़ द साइनोकोबालामाइन। ये इनके नाम बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन के वजह से आपने नाम सुना होगा, पेरिनेसियस एनीमिया हो जाती है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। कभी कभी आपको ऐसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नाम और उनका जो ये टाइटल है, मतलब B2, B3 इस तरीके से देकर के कॉम्प्लेक्सन का मैचिंग पूछता है। तो ये टेबल आप, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी कॉपी में जहाँ कहीं पे भी नोट्स बनाते हैं उनको नोट कर लीजिए, विटामिन के सारे नाम, मतलब ये B1, B2, B3, और उस साइड में इनके ये जो नेम है, थाइमिन, राइबोफ्लेविन। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है आपका, राइबोफ्लेविन की कौन से टाइप का विटामिन है ये, साइनोकोबालामाइन की वजह से क्या होता है ये पूछा जा सकता है, और थाइमिन विटामिन B1 के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसको अपनी कॉपी पे आप नोट डाउन करें। फंजाई आर प्लांट दैट लैक। ये प्लांट की कैटेगरी में आने वाले ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनके पास क्या नहीं होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, नन ऑफ दीज। अच्छी तरीके से आपको मालूम है कि फंजाई का नेचर बेसिकली कैसा होता है? हेट्रोट्रॉप होता है।
तो हेटेरोट्रॉप का मतलब क्या हो गया कि उनके पास फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी नहीं है। फोटोसिंथेसिस न करने वाले के पास जो होगा वो क्या चीज़ का कमी होगा, दैट इज द क्लोरोफिल। आपने पढ़ा है कि एल्गी जो कि ऑटोट्रॉप होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो कि आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं, सर्टेन बैक्टीरिया वो भी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। बट फंगाई जो होता है वो हेटेरोट्रॉप में आता है ड्यू टू द लैक ऑफ अ क्लोरोफिल। राइट, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है व्हाट मेक्स अ रेप्टाइल अ रेप्टाइल। क्या वो प्रॉपर्टी है इनमें से जो कि रेप्टाइल को रेप्टाइल बनाता है। रेप्टाइल्स मीन्स जो कि ऐसे रेंगने वाले, क्रीपिंग करके चलने वाले जो आपके एनिमल्स होते हैं, लाइक जैसे सर्प आपका जो है वो क्या है आपका एक रेप्टाइल्स का एग्जाम्पल है। राइट, तो ये पूछ रहा है कि रेप्टाइल्स ऐसा क्या है जो कि रेप्टाइल्स को रेप्टाइल्स बनाता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा ब्लड के बेसिस पे क्लासिफिकेशन जो किए जाते हैं, तो यहाँ पे आपने दो चीज़ पढ़ी होगी, दैट इज द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स पढ़ा है आपने, और वार्म ब्लडेड एनिमल्स आपने पढ़ा हुआ है। राइट, तो वार्म ब्लडेड में कौन कौन आता है, दैट इज द बर्ड्स आते हैं और मैमल्स आते हैं। ये भी सवाल कई बार आपसे पूछा जाता है। कोल्ड ब्लडेड में कौन कौन आएगा, एम्फीबियंस आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, और फिशेस आते हैं, फिशेस से बोलते हैं, एंड रेप्टाइल्स आते हैं। ये तीन कैटेगरी जो होती है किसमें आती है, कोल्ड ब्लडेड में। इसका मतलब ये होता है कि ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। मतलब व्हाट, बाहर का जो टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग इनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता रहता है। जबकि वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं उनके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो बाहर का टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो लेकिन अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट बना करके रखते हैं। इनके पास होम्योस्टैटिस की प्रॉपर्टी को मेंटेन करने की एबिलिटी होती है। जैसे हम सभी लोग किसमें आते हैं, वार्म ब्लडेड में आते हैं। राइट, इसका मतलब ये हो गया कि ठंड के टाइम पे, जैसे नवंबर दिसंबर की अगर हम लोग बात करें, तो उस टाइम पे हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लगभग 10 से लेकर के 15 के बीच में आ जाता है, लेकिन तब पर भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। सो हमारी बॉडी का इंटरनल जो टेम्परेचर है वो हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, चाहे ये कोल्ड के टाइम पे 10 से 15 डिग्री सेल्सियस हो जाए, या समर के टाइम पे आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लगभग लगभग आपका 35 से लेकर के 45 आज तक जाने लगा है। तो इतना वेरिएशन होगा, फिर भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, 37 डिग्री सेल्सियस ही होगा। दैट मीन्स वॉट, कि ऐसे एनिमल जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट बना करके रख सकते हैं, वॉट एवर द टेम्परेचर ऑफ आउटसाइड, दैट इज द इन्वायरमेंट। राइट, सो रेप्टाइल्स एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आता है, और कोल्ड ब्लडेड एनिमल होने की वजह से इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन नहीं रह पाता। इनकी बॉडी का टेम्परेचर आपका जैसा एटमॉस्फेयर रहेगा उसके अकॉर्डिंग होता है, ठंडी में कम हो जाएगा, गर्मी में ज़्यादा हो जाएगा। सो इनके जो बेबी होते हैं उनको एक प्रॉपर हीट और प्रॉपर जो है एनर्जी चाहिए होती है, जो कि इनकी बॉडी से नहीं मिल पाता है। दैट इज़ वाई ये एग लेइंग होते हैं, ये अंडे देते हैं, और उस अंडे को क्या करते हैं, हैचिंग की प्रोसेस करते हैं, ताकि उनको बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो मिल सके। सो एग लेइंग जो प्रॉपर्टी है वो रेप्टाइल्स को क्या बनाता है, रेप्टाइल्स बनाता है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों है। आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे सारे ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिनके पास ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है, मतलब कि टेम्परेचर मेंटेन करने की, वो जनरली क्या करते हैं, अंडे ही देते हैं। राइट, एक्सेप्शंस की बात अलग है। विच ब्लड वेसल्स हैव द स्मॉलेस्ट डायमीटर। कौन सा ब्लड वेसल्स के पास डायमीटर सबसे कम होता है, मतलब कि जिनकी नैरोनेस बहुत ज़्यादा, चौड़ाई कम हो। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आर्टरीज का भी फाइन पार्ट क्या होता है, कैपिलरीज। तो इन सभी में से, आर्टरीवल्स में से, वेन्यूल्स में से, लिम्फेटिक में से, और कैपिलरीज में, कैपिलरी सबसे क्या आता है, फाइन ब्लड वेसल्स मानी जाती हैं, जस्ट लाइक ए हेयर लाइक स्ट्रक्चर में होता है। सो दिस विल बी द आंसर। Which organ of the body produces the fluid known as the bile? बाइल आपका जूस होता है, जिसको कि आपने डाइजेशन में पढ़ा हुआ है, और ये हेल्प करता है आपका डाइजेशंस में। ये बाइल जूस जो होता है वो कहाँ से आता है, लीवर से सिक्रीट किया जाता है, और आकर के स्टोर कहाँ पे होगा, गॉल ब्लैडर में। सॉरी, स्टोर कहाँ पे होगा, गॉल ब्लैडर में। और ये गॉल ब्लैडर से सिक्रेट आउट कहाँ पे हो जाएगा, दैट इज द डाइजेशंस करने के लिए। राइट, तो मतलब कि जहाँ से उसका जूस आएगा और वो वहाँ पे जा कर के
मिक्स होकर के काम करेगा। सो इसके लिए जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, दैट इज द लीवर। तो लीवर वो ऑर्गन है जहाँ से बाइल जूस क्या होता है, सिक्रेट आउट होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज स्टेरॉयड। हार्मोन्स को अगर केमिकली नेचर पे देखा जाए तो क्लासीफाई कर सकते हैं आप तीन कैटेगरी में। कुछ तो ये प्रोटीन नेचर के होते हैं, और कुछ ये स्टेरॉयड नेचर के होते हैं, और कुछ ये अमाइनो एसिड नेचर के होते हैं, राइट। स्टेरॉयड हार्मोन्स वो होते हैं जो कि बेसिकली आपका लिपिड डेरिवेटिव्स होते हैं, लिपिड से बने हुए होते हैं, उनको आप स्टेरॉयड हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको जो दे रखा है ग्लूकागॉन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजेंस, ये सभी के सभी आपके नॉन स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं। एस्ट्रोजन यहाँ पर क्या है, दैट इज द स्टेरॉयड हार्मोन की कैटेगरी में आता है। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ एडिशनल आपके लिए ये है, यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि स्टेरॉयड हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द थ्री एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आपकी बॉडी में पाए जाने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि हार्मोन्स को बनाते हैं, उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। आपकी बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं वो तीन कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। ग्लैंड्स आर द स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ टिश्यूज ग्रुप। इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला एक्सोक्राइन, दूसरा एंडोक्राइन, एंड तीसरा मिक्स्ड क्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब ये होता है जो कि जिनके जिनके पास क्या होती हैं, डक्ट होती हैं। इनका मटेरियल जो होगा वो डक्ट के थ्रू होकर क्या करता है, सीक्रेट आउट करता है, राइट। जैसे जितने भी आपने पढ़े हैं, लाइक एज ए टीयर ग्लैंड्स, जिसको कि आप लैक्रिमल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, सीबेसियस ग्लैंड, राइट, एंड स्वेट ग्लैंड, ये सारी जो आती हैं आपकी किस में आती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में आती हैं। इनसे कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, और इन एंजाइम्स का ट्रांसपोर्टेशन डक्ट के थ्रू होता है। इनको आप बेसिकली क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, कि इनके पास कोई डक्ट नहीं होती। इनसे निकलने वाला जो केमिकल होगा वो डायरेक्टली क्या करता है, ब्लड के फ्लो में आ जाता है, और ब्लड के फ्लो के माध्यम से ही टारगेट सेल पे जाके क्या करेगा, काम करता है। इंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल आप कई सारा जानते हैं, लाइक एज आपका टेस्टिस है, ओवरीज है, एड्रिनल ग्लैंड है, थाइमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मिक्स्ड ग्लैंड वो होते हैं जिनके पास दोनों की प्रॉपर्टी होती है, जिनका एग्जांपल आपको दिया जाता है, दैट इज द पेंक्रियाज। पेंक्रियाज एक ऐसा एग्जांपल है जिसके पास एक्सो और इंडो दोनों की प्रॉपर्टी होती है। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन है, इसके लिए आंसर आपने क्या दे दिया, एस्ट्रोजन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके पास यहाँ पे ये है कि आपकी बॉडी में तीन एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि स्टेरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। नंबर पहला टेस्टिस है, जिससे टेस्टोस्टेरोन निकलता है। दूसरा ओवरीज है, जिससे कि एस्ट्रोजन निकलता है। और तीसरा एड्रिनल कॉर्टेक्स है, जो कि स्टेरॉयड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, सच एज कॉर्टिसोल्स एंड एल्डोस्टेरॉन्स, राइट। और ये स्टेरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं वो डेरिवेटिव्स होते हैं किससे, लिपिड डेरिवेटिव मॉलिक्यूल से, या लिपिड मॉलिक्यूल से, नोन एज द कोलेस्ट्रॉल, जो कि लिपिड सॉल्युबल होता है। दैट इज वाई इनको एस्ट्रोजन के स्टेरॉयड हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। सो आप याद रखिए, दोनों जो आपके सेक्स ग्लैंड्स हैं, दैट इज द मेल के केसेस में टेस्टिस, एंड ओवरी के केसेस में, सॉरी फीमेल केसेस में ओवरीज, इनसे निकलने वाले जो हार्मोन्स होंगे वो क्या होंगे, आपके स्टेरॉयड हार्मोन्स होंगे। एडिशनली एड्रिनल जो कॉर्टेक्स है, उससे आपका जो हार्मोन्स निकलना वो भी स्टेरॉयड नेचर के होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको कॉर्टिसोल या एंडोस्टेरोन का एग्जांपल दिया गया है। ओके। सो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ लीवर। लीवर का कौन सा इसमें फंक्शन नहीं है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, ये तो करता है। एंजाइम एक्टिवेशन, ये भी काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन, ये भी काम करता है। रिप्रोडक्शंस, ये काम नहीं करता। रिप्रोडक्शंस में करने के लिए लीवर का कोई रोल नहीं है, तो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड और आर द मेन फंक्शंस ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का मेन फंक्शंस क्या है। सो लिम्फोसाइट्स बेसिकली आप क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी के पार्ट होते हैं, डब्ल्यूबीसी के डेरिवेटिव्स होते हैं ये। और इन लिम्फोसाइट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, राइट। और इनका बी लिम्फोसाइट्स का मेनली काम क्या होता है, दैट इज एंटीबॉडी बनाने का काम होता है। इसे इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जाना जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जाना जाता है। तो लिम्फोसाइट्स का बेसिक फंक्शन क्या है, दैट इज टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, यस, ये काम होता है। एंटीजन नहीं, वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस वाइट नहीं। तो अब से यहाँ पर ऑप्शंस दिया जा रहा है कि ऑप्शन नंबर सिर्फ ओनली ए सही है, राइट। ओके। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपको दे रखा है, नंबर पहला यहाँ पे,
Insulin is a fat storage hormone that is released by the pancreas and regulate the metabolic process. क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा क्वेश्चन है, melatonin is produced by the pineal gland in the brain which controls sleep and wake cycle. जगने और उठने का जो साइकिल होता है उसको मेलेटोनिन एक हार्मोन है, वो सिक्रेट वो मेंटेन करता है, जो कि पीनल ग्लैंड से बनती है। ये सही बात है आपका। इसको आप बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड और ऑर्गन इज नोन एज द बायोलॉजिकल क्लॉक। इसका मतलब ये हुआ कि आप सोने से पहले जिस टाइम पर आप उठना चाहते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है या जिस दिन आपको कहीं कहीं फंक्शन में जाना होता है, तो आप सपोज़ अगर आपको अर्ली मॉर्निंग 7 बजे ही जाना है, तो आप अपने दिमाग में सोने के टाइम पे फिट करते हैं कि आज आपको 5 बजे जग जाना है। आप ये देखेंगे कि आपकी नींद लगभग नियरली 5 बजे के आस-पास में खुल जाती है और आप रेडी होकर के चले जाते हैं। इसको आप बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, कि ये आपके दिमाग का एक तरीके का क्लॉक है, जो कि जैसे सपोज डेली बेसिस पे जो जिस टाइम पे आप काम कर रहे होंगे उस टाइम पे आपको काम करने का मन करेगा। अगर आप सुबह के 9 बजे अगर आप खाना खाते हैं तो आपको 9 बजे की भूख लग जाएगी। तो पीनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी जाना जाता है, और ये मेलेटोनिन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जो कि सोने और जगने के साइकिल को मेंटेन करता है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। ये वाला भी स्टेटमेंट आपका सही है। इंसुलिन एक फैट स्टोरेज हार्मोन्स है, जो कि रिलीज होता है पेंक्रियाज से और रिलेट करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस से। तो दो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही है। So option number C will be the right answer for this question. That is both A and first and second are the right. अगला अगला क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन इज वाज स्टार्टेड बाय। वैक्सीनेशन का मतलब वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करना, देना, और एडवर्ड जेनर के द्वारा ये दिया गया था। फादर ऑफ वैक्सीनेशन के नाम से भी जाने जाते हैं। मेंशन द सोर्स ऑफ लिवर, मिल्क, एग यॉक, फिश लिवर ऑयल एटसेट्रा। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि इन सब का क्या है, सोर्सेस है? सो विटामिन डी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। Which of the following name of the scientist and their field of work is correct? करेक्टली होना चाहिए, करेक्टली मैच्ड, राइट। तो यहाँ पे आपको दे रखा है डीएनए डबल ड्यूरिंग सेल फिगर एंजाइम के। हाँ, ये तो सही है। वॉटसन वॉटसन एंड क्रिक ने किया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, पहला ही सही है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स वाज, नहीं ये गलत है। बैक्टीरिया को लेनियस ने किया था, नहीं ये गलत है। इन्होंने वो दिया था बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर सिस्टम, बट ट्रबल इंटरकॉन्टिनेंस, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, दैट इज द डीएनए। आपको डीएनए डबल मॉडल दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। हार्ट इज मेड अप ऑफ, किस टाइप के मसल से मिलकर के बना होता है? सो ऑब्वियसली दैट इज द कार्डियक मसल्स, कार्डियोलॉजी। हरगोबिंद खुराना हैड रिसर्च ऑन, हरगोबिंद खुराना बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहे थे, और उन्होंने बताया था जेनेटिक कोड के बारे में, कि जेनेटिक कोडॉन, सिंथेटिक आर्टिफिशियल जेनेटिक कोडॉन को उन्होंने बनाने की कोशिश की थी। इसके लिए इनका नाम बड़ा ही फेमस रहा था। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट। आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है कि आपका जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें आपका माउथ से होता हुआ जब आपका ये स्टमक में ऐसे आता है, और स्टमक से होता हुआ यहाँ पे आपका ड्यूडेनम से होता हुआ जब ये ऐसे इंटेस्टाइन में जाता है, तो आपने पढ़ा कि सबसे पहले जो आपके जो भी फूड पार्टिकल हैं उनमें से सबसे पहले जो आपका डाइजेशन होना स्टार्ट होगा किसका होगा? दैट इज द कार्बोहाइड्रेट का। किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट का। माउथ से ही होना शुरू हो जाता है, सलाइवरी एमाइलेज से। यहाँ पे बाकी प्रोटीन और फैट का कुछ नहीं होता। इसके बाद आपका स्टमक में आता है यहाँ पे, और स्टमक में आपके क्या होते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्टाइडेज, राइट, जो कि जैसे ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन आपका क्या है? एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। काइमोट्रिप्सिन है, राइट, ये भी आपका क्या है? एंजाइम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला। तो ट्रिप्सिन आपका कहाँ पे पाया जाता है? स्टमक में। काइमोट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन आपका वो पार्ट है जो कि फाइनली सारे टाइप के मॉलिक्यूल का क्या करता है? डाइजेशन वहीं पे होता है लास्ट में। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल का जो डाइजेशन स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा? दैट इज स्टमक से होगा, और फिनिश कहाँ पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, यहाँ पे, राइट। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जबकि कार्बोहाइड्रेट का कहाँ से स्टार्ट होगा? माउथ से, और फिनिश कहाँ पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, सो आंसर विल बी द स्टमक। नेम द एसिड दैट इज सीक्रेटेड इन द स्टमक। स्टमक में कौन सा एसिड बनता है? सो बेसिकली HCl, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। सवाल आपसे पूछा जाता है कि HCl इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो फिर आपके ये स्टमक की वॉल को ये क्यों खराब नहीं कर पाता है? तो आप उसके लिए यहाँ पे बताते हैं
कि स्टेमल की जो इनर वॉल होती है यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस की लेयर होती है, और ये म्यूकस की लेयर जो है ये इस HCl के इफेक्ट को क्या करती है, नलीफाई करने का काम करता है। सो आंसर इज दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, प्लांट रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम, प्लांट जो होता है वो न्यूट्रिएंट को कहाँ से लेता है, सो दैट इज द सॉयल। सॉयल में ही सारा उनका क्या होता है, न्यूट्रिएंट होते हैं मोस्ट ऑफ द। मोमेंट ऑफ अ सेल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड, किसी भी सेल का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में मूवमेंट करना क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पार्टिकल का मूवमेंट होता है कंसंट्रेशन के ही जस्ट उसमें डायरेक्शंस में, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन, ये भी कंसंट्रेशन बेस्ड होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये भी आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो, जो कि आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में होता है, यहाँ पे एटीपी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। मतलब कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होगा वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होता है, परफॉर्म होता है, राइट। अगला क्वेश्चन है, प्लांट एब्जॉर्ब डिजॉल्व नाइट्रेट फ्रॉम सॉइल एंड कन्वर्ट देम इनटू, जब प्लांट आपका, सपोज ये प्लांट के रूट्स हैं और इन रूट से सॉइल में क्या है आपका, नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रेट के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो नाइट्रेट को जब इसने एब्जॉर्ब कर लिया तो ये एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, ये फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेगा, यूरिया में कन्वर्ट करेगा, अमोनिया में करेगा, प्रोटीन में करेगा, या क्या करेगा? तो डेफिनेटली किस में करेगा, फ्री नाइट्रोजन में। और ये नाइट्रोजन फिर क्या करेगा, या तो जाएगा कहाँ पे, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए, या तो आपका अमीनो एसिड बनाने के लिए, या फिर आपके और भी जो डेरिवेटिव्स मॉलिक्यूल उनको बनाने के में क्या करता है, हेल्प करता है। फोटो ऑक्सीडेशन इज व्हाट, फोटो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? That is the photolysis, photorespiration, light and oxygen induced breakdown, all of the above। क्या मतलब है इस फोटो ऑक्सीडेशन का? लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाना। लाइट के प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन होगा, जैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन प्राणी के केस में बोलते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन लिया जाता है, CO2 डाली जाती है। तो फोटो रेस्पिरेशन का ही आपका दूसरा नाम है फोटो ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। प्लांट दैट ग्रो इन सलाइन वाटर आर कॉल्ड, ऐसे प्लांट जो कि सलाइन सॉइल में या सलाइन वाटर में ग्रो करते हैं उनको आप हेलोफाइट्स के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे हेलोफाइट्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके सलाइन के लिए होते हैं। हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं वो वाटर के लिए होते हैं। मेजोफाइट्स जो होते हैं वो कम के लिए होते हैं। थैलोफाइट्स जो प्लांट का ग्रुप होता है, इनमें डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। एक टर्म यहाँ पे और भी आता है, ग्लाइकोफाइट्स। ग्लाइकोफाइट्स वो होते हैं जो कि सैनिटी सेंसिटिव होते हैं। मतलब जहाँ पे भी सैनिटी होगी वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएंगे, ऐसे प्लांट को ग्लाइकोफाइट्स बोलते हैं। और सैनिटी रेजिस्टेंट जो होंगी उन्हें हेलोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। O2 रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, आपने पढ़ा यहाँ पे कि CO2 प्लस H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे क्या देखा, C6H12O6 प्लस O2। इसी की बात कर रहा है कि ये जो O2 आया वो CO2 से आया या H2O से आया। सो बेसिकली आपने पढ़ा है दैट इज द वाटर स्प्लिटिंग। क्या पढ़ा है, वाटर स्प्लिटिंग। जब भी आपका फोटोलाइसिस, जब भी आपका वाटर मॉलिक्यूल पे लाइट क्या करता है, पड़ता है, तो ये वाटर क्या होता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है, मतलब टूट जाता है। और ये वाटर जो टूटेगा तो आपको क्या बनाएगा, यहाँ पे O2 बनाएगा, प्लस 4 हाइड्रोजन प्रोटॉन के फॉर्म में क्या होता है, निकल जाता है। तो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज H2O नॉट CO2। सो आंसर विल बी द वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम जो टिश्यूज फाउंड इन, फ्लोएम एक ऐसी टिश्यूज है जिसको कि आप कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जांपल में भी रखते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू तो किस में पाया जाता है भैया, ये प्लांट में पाया जाता है। इनका काम क्या होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। फूड को ट्रांसपोर्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। किसमें, प्लांट की बॉडी में। इन्हीं का जस्ट अपोजिट है क्या, दैट इज द जाइलम, जो कि वाटर को कैरी आउट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है, N2 कंटेंट इज केप्ट कांस्टेंट इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू,
बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्टार्टिंग से ही लोअर क्लासेस से हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि 78% जो होता है हमारा एटमॉस्फेयर में क्या होता है, N2 होता है, राइट। अब ये एटमॉस्फेयर का जो N2 है ना ही कम हो रहा है ना ही ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसा क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ प्रोटीन लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज इट ट्रू? आपको पढ़ाया जा चुका है, दैट इज द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जिसके थ्रू आपको बताया जाता है कि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है और कार्बोहाइड्रेट से कभी कभी पाए जाते हैं, जिसमें लिपिड जो होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। ये वाला ऑप्शन सबसे क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, अवर स्किन व्हेन एक्सपोज्ड टू एक्सेस सनलाइट बिकम्स डार्क, दिस इज बिकॉज अवर स्किन पिगमेंट कॉल्ड। पूछा जा रहा है कि अगर जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर धूप में बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं तो जितना एरिया हमारा कपड़े से ढका हुआ नहीं होता वहाँ पे डार्क हो जाता है, टेनिन जिसे आप बोलते हैं, राइट। तो ये डार्कर क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द स्किन प्रोटीन। स्किन प्रोटीन का नाम क्या है? दैट इज द मेलानिन प्रोटीन। क्या बोलते हैं उसको? मेलानिन प्रोटीन। मेलानिन प्रोटीन ज़्यादा इनमें बनता है, उनका फेयर थोड़ा, उनका रंग थोड़ा डार्क हो जाता है। तो जो लोग का रंग फेयर होता है उनमें मेलानिन प्रोटीन्स की कमी होती है, मतलब मेलानिन प्रोटीन्स कम होता है, और जिनका रंग डार्कर होता है उनके बॉडी में मेलानिन प्रोटीन जो है वो ज़्यादा होता है। मायोपिया इज कनेक्टेड विद, मायोपिया बेसिकली एक डिफेक्ट है आई विजन में, और फिजिक्स में आपको ये पढ़ा चुका हूँ इसके पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में, तो ये आई से रिलेटेड है। तो इसकी आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको आप देख लीजिएगा। पॉइजन ग्लैंड्स ऑफ स्नेक्स आर होमोलॉगस टू, सांप का जो पॉइजनस ग्लैंड है वो किससे होमोलॉगस सिमिलरिटी शो करती है? दैट इज द सैलिवरी ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट्स। ओके, तो स्नेक का जो पॉइजनस ग्लैंड है वो किससे सिमिलरिटी रखती है? दैट इज द सैलिवरी ग्लैंड ऑफ vertebrates. Most of the red, blue, and purple color of the plants are due to pigment called रेड कलर, ब्लू कलर, पर्पल कलर, ये सब जिसकी वजह से होता है वो क्या है? दैट इज द एंथोसाइनिन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस reductive and exergonic, reductive and catabolic, reductive endergonic, catabolic, reductive exergonic, endergonic and anabolic। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि किस बेसिस पे बात कर रहा है। CO2 मॉलिक्यूल्स का H2O मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करा करके C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे निकल रही है। तो ऑक्सीजन जब किसी भी प्रोसेस में निकलेगा तो क्या कहलाएगा भैया? रिडक्शन। क्या कहलाएगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन आपने पढ़ा है जिसको आप बोलते हैं दैट इज द रिडक्शन। तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। एंडरगोनिक, एक्सर्गोनिक। एक्सर्गोनिक का मतलब होता है जब भी आपका वहाँ पे लाइट, मतलब कि एनर्जी जो हो रही हो, क्या हो रही हो? रिलीज हो रही है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? एक्सर्गोनिक। लग रही होगी तो क्या बोलेंगे उसको? एंडरगोनिक। तो एंडरगोनिक हो जाएगा। अब ये एनाबोलिक है कि कैटाबोलिक है? एनाबोलिक का मतलब होता है चीज़ों का बनना, तो यहाँ पे दो चीज़ कंबाइंड होकर के ये चीज़ बन रहा है, तो दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही होगा। तो एक रिएक्शंस लिखिए, स्टेटमेंट देखिए, रिडक्टिव, एंडरगोनिक और एनाबोलिक इन नेचर। बड़ा ही अच्छा ये सवाल है, क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत सब लोग पढ़ते हैं, इस तरीके का सवाल आपको जनरली फंसा देता है कि अच्छा क्या उसका आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ऑस्मोसिस। Osmosis is the flow of a solutions from a higher concentration to a solution of a lower concentration. Osmosis is the flow of a solutions from higher concentration to a lower concentration through a same current membrane. What is incorrect in this statement? ये गलत है। ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का क्या होता है? मूवमेंट होता है। किसका? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का। तो अगर कोई सॉल्यूशन कंसंट्रेट होगा तो उसमें सॉल्वेंट क्या होंगे? कम हो जाएंगे, राइट। जैसे सपोज अगर मैं आपको यहाँ पे फिगर बना के समझाऊं कि ये दो कंपार्टमेंट हैं, दोनों में मान लीजिए पानी 1-1 लीटर भरा हुआ है, ठीक। इसमें शुगर हमने कितना डाल दिया? 500 ग्राम डाल दिया, और इसमें शुगर हमने कितना डाल दिया? 200 ग्राम डाल दिया। तो अब ये वाला जो सोल्यूशन है कंपार्टमेंट होगा, मान लीजिए ये ए है और ये आपका क्या है? बी है। तो ये वाले में आपका जो सोल्यूट पार्टिकल है वो ज़्यादा है,
इसका मतलब ये सॉल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेट होगा, वाटर कम हो गया, राइट? तो कंसंट्रेशन अगर सॉल्यूशन का लिया जाएगा तो हमेशा ऑस्मोसिस कहाँ पे होगी? लो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, क्योंकि जहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल कम होंगे वहाँ पे फ्री पार्टिकल ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, और वाटर मॉलिक्यूल जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से हमेशा कम की तरफ क्या करेगा? फ्लो करेगा। तो ये स्टेटमेंट ही आपका गलत है। तो इसे पूछ रहा है कि व्हाट इज इनकरेक्ट इन दिस स्टेटमेंट? So exact concentration of solution is not given. Character of same permeable is not given. The flow of solution is not possible through a same permeable membrane, or all are the correct, or all are incorrect. uh, ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ये गलत ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसके लिए? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लांट bends to towards the source of light on account of the moment of a curvature known as, लाइट की तरफ अगर होगा तो उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म ये एक मोमेंट का टाइप है जिसमें कि कोई एक फैक्टर होता है जिसकी तरफ हो जाता है। जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है ग्रेविटी के तरफ। थीमोट्रॉपिज्म का मतलब होता है टच की तरफ। कीमो का मतलब होता है कीमियो, केमिकल की तरफ। अगर कोई केमिकल होगा उसकी तरफ जाएगा उसको आप बोलेंगे ये। तो जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी के तरफ, थीमोट्रॉपिज्म टच की तरफ, कीमोट्रॉपिज्म केमिकल की तरफ, फोटोट्रॉपिज्म लाइट की तरफ। प्लांट्स हैव व्हाइल एनिमल्स लैक इट। प्लांट्स के पास क्या है जो एनिमल के पास नहीं होता है? स्टार्च है, सेलुलोज है, प्रोटीन है, फैट है। तो बेसिकली सेलुलोज जो होता है वो सिर्फ किसके पास होता है? प्लांट के पास होता है, एनिमल के पास नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर फ्रेंड्स। होपफुली कि ये बायोलॉजी वाला जो सेशन था वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके इस एग्जामिनेशंस के लिए। और अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे कुछ डाउट है, कुछ भी अगर आपको चीज़ समझ नहीं आई है तो आप उसको पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना आप अच्छे से ख्याल रखिए और अच्छे से अपनी स्टडी पे फोकस करते रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।